किए गए। जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश लौट गए। ये एशिया महाद्वीप के ऐसे दो देशों के नेताओं की तस्वीरें हैं जो आपस में सांस्कृतिक, रणनीतिक, ऐतिहासिक और वैश्विक साझेदारी की मजबूत डोर में बंधे हैं। भारत जापान के प्रधानमंत्रियों की ये मुलाकात कोविड-19 के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी अहम है। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी के साथ हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। जापान के प्रधानमंत्री भी भारतीय रंग में दिखाई दिए और उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन का जवाब नमस्कार करके दिया। इससे पहले दोपहर बाद जब जापानी प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। फूमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। उसके बाद वे पहली बार भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात है। इससे पहले दोनों ही नेता बहुपक्षीय मंच क्वाड की वर्चुअल बैठक में शिरकत कर चुके हैं, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित स्थिति को बनाए रखने, स्वतंत्र मुक्त क्षेत्र बनाए रखने पर जोर दिया गया। भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों देशों के नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था पर चर्चा हुई। दोनों ही नेताओं ने अपने साझा मूल्यों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। भारत पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत जापान के 14वें शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की। भारत जापान के बीच ऐतिहासिक संबंध है और दोनों ही देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही भारत जापान के द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध रणनीतिक, आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें साइबर सिक्योरिटी सहित जलापूर्ति और एनर्जी क्षेत्र प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री ने 2 साल बाद हो रहे शिखर सम्मेलन पर खुशी जताई। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी जो हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके द्वारा हम भारत में सतत विकास के लिए काम करते रहेंगे। भारत जापान की जो प्रमुख योजनाएं हैं, उनमें भी हम अपना सहयोग को और बढ़ाएंगे और खासतौर पर हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत आएंगे। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। इस बात की जानकारी इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा की है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी का भ्रमण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की तथा लोगों से मुलाकात की। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उनसे खरसावां के कुम्हार साई गांव के सीमांत किसानों ने खरसावां में लैंपस द्वारा धान की खरीदारी नहीं किए जाने की शिकायत की। श्री मुंडा ने मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस पर शीघ्र यथोचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। त्योहार और साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 5 दिनों पश्चात दोबारा शुरू होगी। सदन में कल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। साथ ही सरकार द्वारा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद कुछ विभागों के वार्षिक बजट पर चर्चा होगी तथा सरकार द्वारा उसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने अबू धाबी फिल्म आयोग, एडीएफसी और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। श्री चंद्रा ने कहा कि भारत यूएई के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। गुंजाइश है। यहाँ पर जो अबू धाबी है, इन्होंने लगभग $6 बिलियन
अर्थात लगभग 40,000 करोड़ का जो है इन्होंने बजट रखा है अपने फिल्म्स के प्रमोशन के लिए। बहुत सुसज्ज इनकी लेबोरेटरीज है और यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग होती रही है भारत से, और मुझे लगता है कि यहाँ इंसेंटिव जो है वो सब देखते हुए हमारे जो भारत की जो फिल्में हैं, हम लोग लगभग 3,700 फिल्में साल में बनाते हैं, तो उनको यहाँ का जो तकनीक है उसके ऊपर लेबोरेटरीज का यहाँ पर जो है लाभ उनको मिल सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने अबू धाबी फिल्म आयोग को भारत में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दोनों देश संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,761 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में फिलहाल कोविड के 26,240 सक्रिय मामले शेष हैं। 1,761 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,196 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.41% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.41% की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस खतरनाक वायरस को पटखनी देकर जिंदगी की जंग जीत ली। राज्य में रिकवरी रेट भी बेहतर होता जा रहा है तथा सक्रिय मामलों के साथ ही दैनिक मामलों में अनवरत कमी हो रही है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 181.21 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,34,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की पहल से हजारीबाग ईंधन क्रांति की ओर अग्रसर है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि ईंधन क्रांति की ओर अग्रसर हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की पहल पर 613 करोड़ रुपए की लागत से गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे 60,000 से अधिक घर लाभान्वित होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि किस तेजी से गैस की पाइपलाइन हजारीबाग में लगाई जा रही है। आपको ज्ञात होगा कि एक ऊर्जा गंगा जा रही है, जिसको वाराणसी से लेकर कलकत्ते तक गैस की बहुत एक महान पाइपलाइन को बनाया जा रहा है। जब वो गैस पाइपलाइन बन रही थी तो उस समय वर्तमान मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे और उनसे मैंने निवेदन करके कहा कि जो गैस पाइपलाइन बोकारो से निकलती हुई कलकत्ते जा रही है, उस गैस पाइपलाइन को आप रामगढ़ भी लाइए और रामगढ़ से फिर हजारीबाग भी लाइए। और आज उसके कारण गैस पाइपलाइन जो है वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बन रही है। गैस पाइपलाइन की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी का आभार जताते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि यह काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। गैस पाइपलाइन हजारीबाग में जो करीब हमारे 60-70 हजार जो हमारे घर हैं हजारीबाग में, उनको गैस पाइपलाइन से आपको गैस मिलेगा, जिसमें आप अपना भोजन बना सकते हैं। आपको गैस सिलेंडर की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे महानगरी दिल्ली हो या महानगरी मुंबई हो, जहां गैस पाइपलाइन से मिलता है, उसी प्रकार से जो महानगरी की सुविधाएं हैं वो अब हम लोगों को हजारीबाग में भी मिलेगी। गैस पाइपलाइन का हम लोग सब लोग उपयोग करेंगे। हजारीबाग सांसद ने यह भी बताया कि जिले में पेयजल आपूर्ति का काम भी अंतिम चरण में है। साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि कोनार डैम से हम लोग पानी की पाइपलाइन हम लोग लगा रहे हैं, जो लगभग हो ही गई है और नलके से आपको पानी। श्री सिन्हा ने भरोसा जताया कि परियोजना के धरातल पर उतरने से लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर हजारीबाग बनाकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को संबल प्रदान करने पर जोर दिया। हजारीबाग से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च की सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रशिक्षण के बाद 181 लड़ाकू सैनिकों को औपचारिक परेड के पश्चात सेना में शामिल किया गया। इस दौरान सैनिकों को संबोधित करते हुए पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल तरुण सती ने उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा नए सैनिकों से भारतीय सेना की वीरता और साहस की परंपरा को बनाए रखने का आग्रह किया। निरीक्षण के लिए हाजिर। कंपनी कमांडर 7 रांची में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस राजधानी वासियों के लिए चर्चा का विषय रहता है। आइए आज आपको इसकी सैर कराते हैं। त्योहारी मौसम में रांची वासियों को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस को देखने और घूमने का अवसर मिला। इस दौरान हजारों लोगों ने प्रकृति की गोद में बसे इस फार्म हाउस पर आकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, जैक फ्रूट, कैप्सिकम जैसे कई विदेशी फसलों की खेती देखी और कई अन्य ऑर्गेनिक सब्जियों की खरीदारी भी की। क्या क्या लिए? बहुत कुछ है। हम लोग लिए हैं स्ट्रॉबेरी के साथ में धनिया पत्ती, अदरक, मटर, काफी फ्रेश मिल रहा था तो हम लोग बहुत सारा जो सोचे नहीं थे वो सारा कुछ उठा के जा रहे हैं। धोनी के इस फार्म हाउस में दूर दूर से लोग परिवार के साथ आकर फार्मिंग के तौर तरीके से रूबरू हुए, साथ ही विभिन्न उत्पादों की जमकर खरीदारी की। बहुत मटर तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और हमारा जो है आना सफल हो गया। बहुत बढ़िया लगा कि इसको देख के शायद और लोगों को भी इंटरेस्ट हो ये सब करने का, क्योंकि लैंडेड तो बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे झारखंड। 43 एकड़ में फैले धोनी के इस फार्म हाउस की देखरेख करने वाले एग्रीकल्चर एडवाइजर रोशन कुमार ने बताया कि यहाँ उच्च पौष्टिकता वाले मिक्स क्रॉप के अलावे फिशरी, डेयरी, गोट्री, पोल्ट्री सभी की सिस्टमैटिक फार्मिंग की व्यवस्था है। इस फार्म हाउस में आपको पॉली हाउस मिलेगा, तालाब मिलेगा फिशरीज के लिए, फिर जो पोल्ट्री का है डकरीज भी किया जा रहा है, मिक्स क्रॉपिंग भी हो रहा है, कैटल फार्मिंग भी यहाँ पे होता है, दूध वगैरह का प्रोडक्शन है। और यहाँ मिक्स क्रॉपिंग में आप देखिएगा कि आपको स्ट्रॉबेरीज मिलेंगे, शिमला मिर्च मिलेंगे, अदरक मिलेंगे, हल्दी मिलेंगे, मटर मिलेंगे, कुछ टमाटर का भी प्लांटेशन किए गए हैं, मस्क मेलन, वाटरमेलन, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल बेर वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के क्षेत्र में राज्य और देश का नाम तो रोशन किया ही, उन्होंने रांची में फार्म हाउस खोलकर राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग टूरिज्म की अवधारणा को भी साकार कर दिखाया है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। एशिया कप 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आगामी एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच श्रीलंका में खेला जाएगा। के बीच श्रीलंका में खेला जाएगा।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के अनुसार श्रीलंका को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले होने वाला यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में ही खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफायर मैच 20 अगस्त से शुरू होंगे। पहले यह टूर्नामेंट सितंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन जून 2021 में तय किया गया, लेकिन दूसरी बार फिर इसे स्थगित करना पड़ा। अब कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद इसका आयोजन कराने का फैसला किया गया है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मलेशिया के मौजूदा चैंपियन ली जिया को 21-13, 12-21, 21-19 से हराकर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बना ली है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें यह मुकाम हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सेमीफाइनल मैच जीतकर पुरुष एकल के फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने पहला गेम 21-13 से जीता, जबकि दूसरा गेम ली जिया ने 21-12 से और तीसरा गेम 21-19 से जीता। 20 वर्षीय लक्ष्य सेन प्रकाश नाथ, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद के बाद फाइनल में पहुंचने वाले चौथे पुरुष एकल खिलाड़ी बन गए हैं। वे अब प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले तीसरे भारतीय बनने से केवल एक कदम दूर हैं। विगत 14 मार्च से जारी उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह का आज आखिरी दिन है। ग्रामवासियों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए देश में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आज विश्व गौरैया दिवस है। गौरैयों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मार्च को इस खास दिवस का आयोजन होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य पर्यावरण प्रेमियों ने विलुप्त होते इस पक्षी की रक्षा और संरक्षण पर बल दिया है। 2010 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से गौरैया की संख्या में काफी कमी आई है और इनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस दिवस पर गौरैया के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को गौरैया पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। विश्व गौरैया दिवस मनाने का एक मकसद ये भी है कि हमारे युवा और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को गौरैया से प्रेम करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जा रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक मुस्कान भरी फोटो साझा करते हुए सभी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सूर्य की तपिश के कारण अचानक राज्य में गर्मी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी कमोबेश यही हालात हैं। रांची में भी अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में आज कुछ क्षेत्रों में लू जैसे हालात का भी पूर्वानुमान लगाया है। आगामी 25 मार्च तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आज और कल कुछ स्थानों पर बादल भी छाए रह सकते हैं। खूंटी में किसानों की आय दुगनी करने के लिए सोलर संचालित सिंचाई योजना वरदान साबित हो रही है। खूंटी जिला अंतर्गत रनिया प्रखंड स्थित रंगरोड़ी गांव में सोलर संचालित सिंचाई योजना से कृषि कार्य को लेकर किसानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सिंचाई की उपलब्धता को देखते हुए यहां पर खेती योग्य भूमि में बड़े पैमाने पर हरी साग सब्जियां लगाई गई हैं। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब्जी उत्पादन से उनकी आय दुगनी होगी और गांव में खुशहाली आएगी। गोड़ा धान लगा रहे थे और मारुआ साहब और सब बरानी खेती में तो वही सब होता था।
वाला में अब तो सिंचाई के रूप में हम लोग का अब पानी के तहत में अब साग सब्जी भी खेती कर रहे हैं और क्या क्या साग सब्जी भी बता सकते हैं। महिला विकास केंद्र तोरपा के सहयोग से इस गांव में सोलर संचालित सिंचाई योजना के आने से महिला और पुरुष किसान बेहद खुश है। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अब रंगरोड़ी गांव के किसान साग सब्जियों की खेती दुगने उत्साह के साथ करने लगे हैं। पहले से खेती बाड़ी करते थे, लेकिन पहले मणुआ और गोड़ा धान सब का हो रहा था, उड़द सब का। आजकल फिलहाल में तो हम लोग को सोलर पंप मिल गया, इसलिए बहुत सुविधा हो गया। हम लोग साग सब्जी लगाने शुरू किए हैं। अगला से और थोड़ा इसे मजबूत करेंगे। अभी तो फिलहाल में इतनी पूंजित है। जंगल पहाड़ों के बीच स्थित रंगरोड़ी गांव में जनजातीय परिवार के एक ही गोत्र तोपनों के वंशज निवास करते हैं। गांव में 71 एकड़ जमीन है, जिसमें से जंगल और बंजर भूमि के साथ साथ खेती योग्य लगभग 30 एकड़ भूमि उपलब्ध है। यहां के सभी लोग ग्राम सभा की अगुवाई में गांव को खुशहाल बनाने में लगे हैं। पहले तो हम लोग मणुआ और उड़द का और गोड़ा धान का कर रहे थे, लेकिन अब बदलाव हो चुकी है कि महिला विकास तरफ से हम लोग का बहुत सुविधा मिल गया, इसलिए हम लोग को खेती बाड़ी साग सब्जी लगाने के लिए सुविधा मिला है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों के उत्साह को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सोलर संचालित सिंचाई योजना खूंटी के रंगरोड़ी गांव का कायाकल्प करने में जरूर मददगार साबित होगी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। संविधान सभा में आदिवासी हितों को प्रभावी तरीके से रखने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए एक फोटो साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मरांग गोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति वंचित वर्गों के सपनों को साकार कर रहा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली और प्रकृति पर्व बाहा पोरोब के अवसर पर अपने पिता शिबू सोरेन तथा मां रूपी सोरेन से आशीर्वाद लिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आसनबनी गम्हरिया प्रखंड में बाहा पोरोब में शामिल हुए और लोगों को शुभकामनाएं दी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरायकेला खरसावां के गुराडी गांव में ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए तथा उनके निपटारे के लिए पहल का भरोसा दिया। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग में यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान विद्यार्थियों ने ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापसी में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने लोकसभा क्षेत्र खूंटी के खरसावां एवं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हरे संकीर्तन में शामिल होकर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान वैश्विक महामारी के कारण इस प्रकार के आयोजन बहुत कम हुए, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। धनबाद जिले के विभिन्न केंद्रों पर आज भी कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूची जिले के उपायुक्त ने साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन संध्या 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर सीनी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों सरायकेला थाना अंतर्गत नुवडी गांव के रहने वाले थे तथा अपने एक दोस्त के घर कोलेबीरा जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाड़ंकी ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहरागोड़ा प्रखंड के क्षेत्र भ्रमण के क्रम में सामसंडा गांव में आयोजित राधा कृष्ण पूजा में शामिल हुए तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। गुमला जिले के पुलिस अधीक्षक ने शांति सदन जाकर घर से बेघर तथा विक्षिप्त महिलाओं के साथ होली की खुशियां बांटी तथा सभी को बधाई दी।
आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु चार्ल्स एंड्रयूज सहित कुछ अन्य के बारे में। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को याद कर रहे हैं, जो 20 मार्च 1904 को भारत आए और दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से जुड़ गए। भारत में अपने लंबे प्रवास के दौरान इस ब्रिटिश समाज सुधारक ने भारतीय जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझा। उन्होंने महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य प्रमुख भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड्रयूज के रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी गहरे संबंध थे। टैगोर ने उन्हें कई अवसरों पर शांति निकेतन आमंत्रित किया था। एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर अनुबंध व्यवस्था के खिलाफ अफ्रीका में भी काम किया था और वहां के भारतीयों को उनके बुनियादी अधिकार दिलाने में सफलता हासिल की थी। भारतीय उन्हें दीनबंधु यानी गरीबों और शोषितों का मित्र कहते थे। एंड्रयूज एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने सैकड़ों लेखों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन ऐसी रचनाएं रचीं जिनका आम भारतीय के जीवन के साथ मानव जाति की समस्याओं से गहरा संबंध था। एंड्रयूज के बारे में गांधी जी ने एक बार कहा था, वो इंग्लैंड का एक अच्छा बेटा था और वो भारत का भी बेटा बन गया। मैं उससे बेहतर आदमी या बेहतर ईसाई से नहीं मिला हूँ। गांधी जी और रविंद्रनाथ की मुलाकात एंड्रयूज के माध्यम से ही हुई थी। एंड्रयूज ने एक ओर पश्चिम में गांधी जी के सिद्धांतों की व्याख्या करने और भारतीय नेताओं तथा ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत की संभावनाएं तलाशने का काम हाथ में लिया। दूसरी ओर वे विश्व भारती की स्थापना में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सहयोग कर रहे थे और उनके साथ भारत तथा विदेशों की यात्रा भी की। हम इस महान गांधीवादी को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी खगपति बोहरा को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 20 मार्च 1943 को हुई थी। ओडिशा के कोरापुट के निवासी खगपति ने अगस्त 1942 में ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने हिरासत में ले लिया और नबरंगपुर जेल में रखा। जेल में अस्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण खगपति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें पहले 17 फरवरी 1943 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। खगपति बोहरा की 20 मार्च 1943 को कारावास में हृदय गति रुक जाने से और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर दिया बल। 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया क्षेत्र भ्रमण। खरसावा में लैंपस द्वारा धान की खरीदारी नहीं किए जाने पर की शिकायत, मुख्यमंत्री से कार्रवाई का आग्रह। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी, टीकाकरण अनवरत जारी। और केंद्र सरकार की पहल से हजारीबाग ईंधन क्रांति की ओर अग्रसर। 613 करोड़ रुपए की लागत से गैस पाइपलाइन बिछाने का काम युद्ध स्तर पर जारी, सांसद ने जताया आभार।